गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लिटिल फ्लावर एकेडमी से मैं राजेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज साइंस के इस अगले क्रम में मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। पिछले वीडियो में हमने आपको साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास बताई थी और इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन बात करते हैं हम किसकी? केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन है क्या? व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर इट मीन्स परमानेंट चेंज हैज टेकन प्लेस is known as chemical reaction. It is a permanent change. It is not reversed by any physical method and new substance is formed. अर्थात आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में नया यानी कि न्यू सब्सटेंस फार्म होता है। क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फार्म होता है और इसे फिजिकल मेथड द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पुनः रिवर्स प्रोसेस में नहीं ला सकते। जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो लोहे पर जंग का लगना है वह आपका क्या है? केमिकल चेंज है और यह प्रोसेस आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है बच्चों नंबर 1 चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में आप परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है चेंज इन कलर, उसके कलर में परिवर्तन हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर में परिवर्तन हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। चौथा है इवाल्व्ड गैसेस यानी कि गैस इवाल्व हो सकती है, यानी स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है और गैस निकल सकती है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके केमिकल चेंज में होती हैं। फिजिकल चेंज में देख लीजिए बच्चों, जो फिजिकल चेंज होता है थोड़ा सा हम उस पर भी आप चर्चा कर लेते हैं। फिजिकल चेंज हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज में होता क्या है? इसमें नो न्यू सब्सटेंस फार्म होता है, यानी कि इसमें कोई भी सब्सटेंस नया नहीं बनता है और इसे फिजिकल मेथड द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? रिवर्स लाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है, रिवर्स प्रोसेस में लाया जा सकता है। और होता क्या है? जैसे आप फिल्ट्रेशन कर दें, फिल्ट्रेशन यानी कि छानना और इवेपोरेशन कर दें, इवेपोरेट कर दें ना, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकित कर दें। तो ये चीज़ें क्या हैं? आपकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड हैं और ये क्या है? आपका केमिकल चेंज से रिलेटेड है। करते हैं जो डेली लाइफ हम यूज करते हैं, क्या करते हैं? डेली लाइफ में केमिकल चेंज का जो उपयोग किया जाता है क्या क्या होता है? हम देखिए रिस्पायरेशन करते हैं बच्चों, करते हैं ना। रिस्पायरेशन प्रोसेस में फिर से नया सब्सटेंस नहीं बनता है और रस्टिंग ऑफ आयरन और फार्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि दूध से दही का बनना जो है वह आपका क्या है? केमिकल चेंज है जो पुनः आपको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन में दो बातों का
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक है रिएक्टेंट है आपका, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है बच्चों, रिएक्टेंट जो एरो से पहले का भाग है, यानी कि जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन लिख दें कि 2mg प्लस O2, यह बन जाता है आपका 2mgO ना। यह आपका केमिकल, कोई केमिकल इक्वेशन लिखा गया है। अब इस केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि यह जो एरो के पहले का भाग है, एरो के पहले का भाग है, वह आपका रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। और ये एरो के इस तरफ का भाग है, वह क्या है, आपका प्रोडक्ट है ना। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये एरो के पहले का भाग रिएक्टेंट, एरो के बाद का भाग प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे ही सभी केमिकल रिएक्शन में होता है। इक्वेशन की, किसकी, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ symbols of substance in reactant and प्रोडक्ट, है ना। जैसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नीशियम रिबन burns to give, ये मैग्नीशियम रिबन burns to give मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसे सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वही आपका क्या होगा, केमिकल इक्वेशन है। जैसे 2mg प्लस O2, यह आपका सॉलिड है, यह आपका गैस है ना। इसमें आप क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो 2mgO प्राप्त होता है सॉलिड के रूप में। ठीक, तो यह आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या है, जो आपके एटम है, नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम। यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, दोनों क्या होने चाहिए, दोनों तरफ सेम होने चाहिए। ऐसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहते हैं, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो क्या होता है, ZnSO4 और H2 बनता है ना। अगर हम इसमें देखें तो अगर इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसे कहेंगे, जिसमें यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम हैं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देख लीजिए Zn एक है, Zn इधर भी एक है और
कितना है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 इधर है। और कुछ ऐसे इक्वेशन जैसे जब वो बैलेंस नहीं होते हैं तो उनको हम बैलेंस करते हैं, जो बैलेंस नहीं होते हैं उनको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों यानी कि स्टेप का पालन करते हैं कि कैसे हम क्या करें कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बदल दें ना। तो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आपको क्या करते हैं, सिखाते हैं। एक रिएक्शन है आपका Fe धन H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये आपका क्या है, एक इक्वेशन है। अब देखिए बच्चों, क्या यह इक्वेशन बैलेंस है? Fe इधर 1 है, Fe इधर 3 है, तो आप देख लिए कि यह क्या है, आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप का पालन करते हैं। नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले हम जो आपका ड्रा द ब्रैकेट्स अराउंड द कंपाउंड। जो भी आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो भी आपके कंपाउंड से आए एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके चारों ओर आप ब्रैकेट बनाएंगे। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, इसके सामने ब्रैकेट प्लस H2O, फिर A इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 सॉरी। तो अब दूसरे स्टेप में हमको करना क्या है कि दूसरे स्टेप में आप बॉक्सेस बना दिए। बॉक्सेस बना देने के बाद दूसरे स्टेप में जो इसमें आप देख लीजिए कितने एलिमेंट अनबैलेंस हैं, उन अनबैलेंस को उन बैलेंस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, राइट द नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम को हम क्या करते हैं, रिएक्शन में लिखते हैं। तो आप एक बॉक्स बनाते हैं, एलिमेंट इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, Fe है और H है यानी कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। अब देखिए जो रिएक्टेंट साइड में 1 है आपका आयरन और 2 है आपका हाइड्रोजन, 1 है ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन और 1 आपका क्या है, 2 आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो अब इसको हम लिख लेने के बाद अब अगले स्टेप पे चलते हैं कि फर्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट बैलेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम नंबर किस एटम का है, ऑक्सीजन का है। तो आप लिख लेंगे द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, और इसमें इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। अब 1 ऑक्सीजन इन क्या है, एक ऑक्सीजन जो आपका प्रेजेंट है वह किसमें है, रिएक्टेंट साइड में H2O में है। किसमें है, H2O में है। और प्रोडक्ट साइड में आपका 2 हाइड्रोजन 3
3 आपका जो आपका 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं वह किस में है, आपका 3Fe3O4 में प्रेजेंट है, Fe3O4। तो आप क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 1 इसमें है तो 1 गुणे 4 और यहाँ 4 है ही। तो इस तरीके से हम आयरन के मतलब ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करेंगे। इसी क्रम में हम अगले स्टेप में चलेंगे तो फिर हाइड्रोजन के मतलब जो एटम है उसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन का एटम H2O यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितना है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में, अब जब इसमें आपने 4 का गुणा कर दिया तो यह आपका जो इक्वेशन बन गया वह आपका Fe प्लस 4H2O इक्वल टू कितना हो गया आपका Fe3O4 प्लस H2 ना। तो यानी कि आपका ये 4 जो है बढ़ गया। तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो अब इसमें क्या करेंगे 4, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया 8 इन 4H2O, 8 किस में है 4H2O में है और इधर कितना है 2 इन H2 में प्रेजेंट है इनिशियल स्टेट में। जब आप इसको बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस में आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस सिचुएशन में यह 8 है और इसमें क्या करेंगे 4 गुणे 2 यानी कि यह भी 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो आपका केमिकल इक्वेशन बन गया वह Fe प्लस 4H2O है ना और इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 है ना। हाइड्रोजन भी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना है किसको, आयरन को। आयरन को भी सेम इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। देखते हैं बच्चों, क्योंकि इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर 3 है ना इसमें Fe3O4 में और यहाँ 1 है तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह इक्वेशन बन जाएगा 3Fe। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O है ना इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। यह आपका बन गया यह रिएक्शन। तो यह आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाक्सेस को रिमूव कर देंगे तो आपको मिल जाएगा Fe3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू, यानी कि तीर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2 है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं ना इन स्टेप्स के माध्यम से। तो आप इस स्टेप को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका अगला क्रम है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।